हेलो दोस्तों, प्रारंभ आईएएस एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जो यूपीएससी की परीक्षा हुई उसमें आप सभी अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस पेपर के सॉल्यूशंस पे आपसे चर्चा करेंगे और ये सॉल्यूशंस बहुत ऑथेंटिक तरीके से तैयार किए गए हैं और प्रयास किया गया है कि अधिक से अधिक प्रश्न आपको सही मिले। और हम शुरू करते हैं जी। उसका पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, जिसमें आपको क्वेश्चंस पहले पढ़ा जाएगा, उसका आंसर बताया जाएगा और उसी का जो फोटो है वो आपकी स्क्रीन पर आपको साथ साथ दिखाई भी देगा। तो पहला प्रश्न है, जैसे कि वो दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में दे रखा है साहिल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। और कथन 2 में दे रखा है कि हाल ही में साहिल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य कब्जा या तख्ता पलट हुआ है। तो आपको इसमें क्या बताना है, वो देखिए इसके ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। ये सीरीज सी है, ये भी आप ध्यान रखें। और ये जो क्षेत्र है ये अफ्रीका का क्षेत्र है जो सहारा डिजर्ट के आसपास लगता है। इसमें सूडान क्षेत्र भी आता है और यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट की व्याख्या भी करता है, इसीलिए इसका आंसर ए होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न दे रखा है वो है कथन 1 और कथन 2 के ही फॉर्मेट में है, जिसमें कथन 1 में कह रखा है कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है और कथन 2 में कह रहा है कि भारत में विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आनुवांशिक रूप से रूपांतरित यानी कि खाद्य के आयात पर प्रतिषेध है। इसमें भी सेम आपको बताना है कि कथनों के संदर्भ में क्या सही है। देखिए, पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि भारत सेब आयात नहीं करता है वो अपने आप में गलत है, क्योंकि 2023 और 24 में जो हमने अमेरिका से सेब आयात किए उनका टोटल बिल है लगभग $20 मिलियन। मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है, तो सीधा आंसर इसका आपका डी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की कोई बात ही नहीं बचती है। तीसरा प्रश्न है आप लोगों के लिए जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, वो पॉलिटी से संबंधित है, जिसमें दे रखा है कि लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब 3 कथन दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में। पहले में दे रखा है कि वह पीठासीन नहीं होगा या होगी, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा और वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का ही हकदार नहीं होगा या होगी। इसमें आपको सही बताने हैं कि कौन कौन से विकल्प सही हैं। देखिए, पहला जो विकल्प कह रहे हैं पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, बात ठीक है। क्यों? क्योंकि ये उन्हीं के खिलाफ लाया जा रहा है। जब दूसरी बात हम कह रहे हैं कि उन्हें बोलने का अधिकार नहीं है, तो ये हमारे यहाँ लोकतंत्र का राइट टू स्पीच का वायलेशन हो जाता है। तीसरी बात हम क्या कह रहे हैं कि उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। देखिए, वो लोकसभा के स्पीकर के पद से हटाया जा रहा है, न कि लोकसभा के सदस्य के पद से। अब लोकसभा में अगर कोई भी संकल्प आ रहा है तो उसके प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार है कि वो उसमें अपना मत दे सके। मतलब जो पीछे के जो 2 और 3 स्टेटमेंट्स हैं वो गलत है, केवल एक स्टेटमेंट सही है, इसीलिए इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन फिर पॉलिटी से है, जो भारतीय संसद के संदर्भ में है और आपको उन कथनों पर विचार करना है। तो उसमें दे रखा है, इसमें भी 3 पॉइंट है। जैसे पहले पॉइंट में दे रखा है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाता है। 2 में दे रखा है कि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाता है। और विकल्प 3 में दे रखा है कि कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है और लोकसभा का विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाता है। सेम इसमें तीनों में आपको बताना है कौन से विकल्प सही है। देखिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि लोकसभा के विघटन का जो विधेयक है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर लोकसभा में लंबित है तो लंबित था, विघटन हो गया, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो किसी न किसी सदस्य द्वारा लाया गया होगा। लेकिन अगर कोई विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा पहुंच जाए या संयुक्त बैठक की बात आ जाए, ये दोनों ही विधेयक जो है समाप्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि लोकसभा बेशक विघटित हो गई है, लेकिन संयुक्त बैठक जब अगली नई लोकसभा आएगी उसमें होगा। मतलब यहाँ पर क्या मामला हुआ, केवल पहला स्टेटमेंट ही सही है और आंसर इसका भी आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन 5वां प्रश्न है और ये भी भारतीय संसद के संदर्भ में है और आपको सही कथन बताना है इनमें से कौन से हैं। तो पहला विकल्प दे रखा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए
मंत्री परिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। 2 में दे रखा है कि सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। और तीसरा विकल्प है कि लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्री परिषद के परामर्श से किया जाता है। आपको इसमें से सही विकल्प को चूज करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये आर्टिकल 85 की बात कर रहा है और ये हम जानते हैं कि ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं है और ये जब भी चाहे वो सत्रावसान करें या सत्र को आहूत करें या लोकसभा को भंग करें, वो सारे काम मंत्रिपरिषद की सलाह से ही होते हैं। तो पहली बात जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है वो गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट आपसे क्या कह रहा है कि वो जनरल कंडीशंस में अनिश्चित काल के लिए जो हम रोकते हैं उसके बाद इसका जो है सत्रावसान होता है, ये बात ठीक है। और तीसरा जो स्टेटमेंट कह रहा है लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्री परिषद की परामर्श से ही किया जाता है, ये भी बात सही है, इसीलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 6 है और जिसमें कथनों में दे रखा है। कथन फर्स्ट है कि हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी है। और कथन 2 में दे रखा है कि यूरोपीय संघ वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता यानी कि न्यूट्रलिटी प्राप्त करने का आशय रखता है और इसीलिए इसका लक्ष्य उस समय तक अपनी सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित करना है। आपको इसमें ए और ABC में से जो भी आपका वो सर बताएंगे। देखिए यहाँ क्या है कि ये पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो टारगेट ईयर कह रहा है 2040, वो 2040 नहीं है 2030 है। तो यहाँ सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, तो आंसर आपका हो जाएगा सी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन की तो कोई बात ही नहीं बची। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 7 और उसमें आपको फिर कथन और में ही दे रखा है प्रश्न। वो है कथन फर्स्ट में कि हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उबरने में सफल हुआ है और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन यानी कि प्रवास करने से रोकने में सफल हुआ है। कथन 2 में दे रखा है कि वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल के भंडार हैं। तो सर ये दोनों ही ऑप्शंस जो आपके दोनों स्टेटमेंट्स हैं, जो दोनों कथन हैं, वो दोनों करेक्ट हैं, लेकिन एक दूसरे से इनका रिलेशन नहीं है। वहाँ की चाहे हम आर्थिक नीतियों की बात करें, वहाँ की राजकोषीय नीतियों की बात करें, जो भी नीतियाँ उस राष्ट्र ने अपनाई वो सब कंबाइंडली उसके लिए जो है जिम्मेदार हैं। अगर हम कहें कि उसके पास सबसे बड़ा तेल भंडार है इसलिए वो कर पाया, तो तेल का भंडार तो पहले भी था। तो ये दोनों का आपस में रिलेशन नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आप इसका बी रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में है और निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला विकल्प दे रखा है कि इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण करती है। और कथन 2 में दे रखा है कि इस योजना के अंतर्गत भू संपत्ति मानचित्र डिजिटलीकृत किए जाते हैं। और तीसरा विकल्प है कि स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यंतरित करने की पहल की गई है। तो आपको सही विकल्प चूज करना है इसमें भी। देखिए यहाँ पर क्या है, जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि ये केंद्र सरकार की 100% फंडेड स्कीम है, ये गलत है। इसमें कंट्रीब्यूशन स्टेट्स का भी होना है। बाकी के जो 2 स्टेटमेंट हैं वो आपके करेक्ट हैं, इसीलिए इसका आंसर आपका बी होगा। जी, अगला प्रश्न जो कि योजना से संबंधित आया है और वो योजना है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प है कि यह योजना किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में महिलाओं को प्रसव पूर्व चिकित्सा देखभाल सेवाओं के लिए न्यूनतम पैकेज और प्रसवोत्तर 6 महीने की स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल सेवा की गारंटी प्रदान करती है। और दूसरा विकल्प है कि इस योजना के अंतर्गत कुछ विशिष्टताओं वाले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता स्वेच्छा से नजदीकी और सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवाएं उपलब्ध कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, पहला स्टेटमेंट इसका सही है। तो यहाँ केवल आप एक स्टेटमेंट को आप सही मान सकते हैं, जैसा कि ऑप्शन आपको ऑप्शन ए में मिलेगा, इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न फिर योजना से है, वो योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और ये प्रश्न संख्या 10 है। और इसमें पहला विकल्प दे रखा है कि इस योजना में नामांकन के लिए प्रवेश आयु वर्ग 21 से 40 वर्ष है। लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा। तीसरा विकल्प है इस योजना के अंतर्गत
प्रत्येक ग्राहक यानी कि सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी। और विकल्प 4 है कि पारिवारिक पेंशन पति या पत्नी और अविवाहित पुत्रियों पर लागू होगी। तो आपको सही विकल्प इसमें चूज। यहाँ पर जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है वो ठीक है, लेकिन पहले स्टेटमेंट में जो प्रवेश आयु की बात कर रहा है, प्रवेश आयु इसने गलत दी है, ठीक है। और जो चौथा स्टेटमेंट है जो अविवाहित पुत्रियों की बात कर रहा है, वह भी स्टेटमेंट इसका गलत है। तो इसमें इस योजना के अनुसार 2 और 3 जो ऑप्शन है, जो आपको आपके ऑप्शन बी में दिखाई देंगे, वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला भी देखिए सर, अगला भी प्रश्न इस बार यूपीएससी ने लगातार योजनाओं से 3 क्वेश्चन पूछे हैं। और तीसरा जो पूछा है प्रश्न वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके संदर्भ में पूछा है। और पूछा है विकल्प 1 में कि ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे। दूसरे विकल्प में कि अधिनियम बनने के बाद यह 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा। और तीसरा दे रखा है इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के उपबंध है। और आपको सही विकल्प का चूज करना है। देखिए यहाँ पर फिर से वही बात है कि ये काफी चर्चा में रहा अधिनियम, अभी कुछ समय पहले ही लाया गया। हालांकि चर्चा बहुत लंबे समय से हुई, लेकिन अब ये सर्वसम्मति से पास हुआ। तो एक बात समझिए कि ये 2026 के बाद लागू होना है और 18वीं लोकसभा हमारी अभी करंट में चल रही है, तो ये इस पर लागू नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, मतलब 2026 के बाद होने वाले इलेक्शंस में लागू होगा। दूसरी बात, जो बाकी के 2 स्टेटमेंट इसने कहे कि एक टेम्पररी प्रोविजन है 15 वर्ष के लिए, वो बात ठीक है। और रिजर्व कोटा के अंदर रिजर्वेशन देने की बात की है, ये भी बात ठीक है। मतलब आपका ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दोनों सही हैं। इसके अनुसार आपका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न संख्या 12 है और जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज से है, जिसमें पूछा गया है अभ्यास मित्र शक्ति 2023 और उसके आपको सही विकल्प चूज करना है। पहला विकल्प है कि यह भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास था। यह इसका प्रारंभ औंध यानी कि पुणे में हुआ था। तीसरा विकल्प है कि आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रतिक्रिया इस अभियान का एक लक्ष्य था। और फोर्थ विकल्प में दे रखा है कि भारतीय वायुसेना इस अभ्यास का एक हिस्सा थी। देखिए ये क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर रहता है, इंटरनेशनल रिलेशन का भी आप इसे कह सकते हैं। मित्र शक्ति क्यों उठाया इन्होंने, कि मित्र के नाम से कई सारे प्रोग्राम्स हमने बांग्लादेश के साथ किए हैं, लेकिन ये मिलिट्री एक्सरसाइज हमने बांग्लादेश के साथ नहीं की, ये हमने की श्रीलंका के साथ। और बाकी के जो स्टेटमेंट्स इसने दिए हैं, ये औंध पुणे में हुआ, बात ठीक है। वायुसेना ने इसमें भाग लिया, 15 सैनिक थे वायुसेना के। और अगली बात कि ये आतंकवाद के विरोध में है, यह भी बात ठीक है। आपके 3 स्टेटमेंट्स ठीक है, लेकिन पहला स्टेटमेंट इसका गड़बड़ है, इसीलिए इसका आंसर होगा डी, जिसमें कि 2, 3 और 4 आपके सही हैं। अगला प्रश्न संख्या 13 आपकी स्क्रीन पर है, आप देखें। ये फिर से पॉलिटी से संबंधित है, जिसमें प्रतिषेध जो रिट है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है। देखिए प्रतिषेध जो रिट है, प्रोहिबिशन, अगर आपने प्रारंभ आईएएस एकेडमी की ऑफलाइन क्लासेस ली हैं तो ये बहुत साधारण प्रश्न हैं जो पॉलिटी से आ रहे हैं या और विषयों से आ रहे हैं। प्रोहिबिशन रिट जो है किसी हायर जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को, मतलब जो उसके लिए नीचे का कोर्ट है, उसको उसके ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड करने से रोकने के लिए होती है। मतलब जो कार्यवाही चल रही है उसे रोकने का आदेश दिया जाता है, उसी को हम प्रोहिबिशन या प्रतिषेध रिट कहते हैं। तो इसमें इस हिसाब से जो आंसर है आपका वो सी बनेगा और सी ही इसका आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन संख्या 14 14वां प्रश्न है और ये फिर से पॉलिटी से है। इसमें राज्यपाल के संबंधित पूछा गया है कि कथन एक में दे रखा है कि वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। विकल्प 2 में दे रखा है कि किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। देखिए यहाँ पर समझना पड़ेगा कि किसी भी समुदाय को अनुसूचित जाति अनाउंस करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 342 का पार्ट 1 के तहत राष्ट्रपति का है, राज्यपाल का नहीं। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट जो आपसे कह रहा है कि हाँ कोई समुदाय अगर इस राज्य में जो है अनुसूचित जनजाति है, दूसरे में भी अनुसूचित जनजाति हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, उसके हिसाब से आपका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न जो कि बजट से है, केंद्रीय बजट यानी कि यूनियन बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला विकल्प है कि प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। और विकल्प 2 में है कि केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती। देखिए, हम जानते हैं कि जब हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट की बात कर रहे हैं तो वहां पर राज्यसभा की शक्तियां सीमित हैं। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा क्योंकि वित्त मंत्री द्वारा ही इसे प्रेजेंट किया जाता है और लोकसभा में पहले प्रेजेंट होगा, उसके बाद पहुंचेगा ये राज्यसभा। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बात सही है कि कोई भी ग्रांट डोनेट प्योर परमिशन जब तक आपके पास राष्ट्रपति की नहीं है उसे नहीं रखा जा सकता। तो केवल 2 स्टेटमेंट जो है आपका, जो कि आपका ऑप्शन बी कह रहा है, वो इसका आंसर सही है। देखिए अगला प्रश्न है, ये करंट में चर्चित भी रहा। देखिए इस प्रश्न संख्या 16 है और इसमें आपको दे रखा है द इंडिया वे और वाई भारत मैटर्स। ये जो बुक है इसके लेखक कौन है और ये काफी चर्चित भी रही थी। जी सर, इसका आंसर। दोनों ही पुस्तकों के लेखक जो आपके अभी विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस सुब्रमण्यम जयशंकर जो हैं, उन्हीं की दोनों पुस्तकें लिखी हुई हैं। तो आपका आंसर इसके हिसाब से, ऑप्शंस के हिसाब से डी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 17 है जिसमें कुछ देश दे रखे हैं और इसके साथ साथ उनके सामने समाचारों में रहने के उनकी कारण यानी कि रीजन दे रखे हैं। जो अर्जेंटीना है वो दे रखा है कि सबसे खराब आर्थिक संकट, सूडान के बारे में बताया है कि देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य युद्ध, और तुर्की के लिए देश में समाचार में रहने का कारण बताया है कि नाटो की अपनी सदस्यता निरस्त कर दी है। आपको इसमें सही सम्मिलित बताना। यहाँ पर जो कह रहा है अर्जेंटीना की जो आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो ऐसा नहीं है, वो ठीक ठाक कर रहा है। हाँ, डेवलपिंग कंट्री है तो उसी हिसाब से कर रहा है। एक बात कह रखी है सूडान के मामले में, तो हाँ, वहाँ राजनीतिक अस्थिरता भी है और सेना और उसके बीच में युद्ध वगैरह भी चला है, तो ये बात सही है। तीसरी बात कह रहा है तुर्की ने नाटो की अपनी सदस्यता निरस्त कर दी है, तो तुर्की तो क्या किसी भी देश ने अपनी नाटो की सदस्यता निरस्त नहीं की। तो ये पहला और तीसरा जो मामला है वो गलत रहेगा। केवल सूडान वाला जो मामला है वो आपका करेक्टली मैच है, तो केवल एक युग्म आप चुन सकते हैं जिसमें आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 उसे देखिएगा, ये कथनों में दे रखा है, कथन 1 कथन 2 में। कथन 1 में है कि सुमेड पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले फारसी खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौभार यानी कि शिपमेंट के लिए एक रणनीतिक मार्ग है। और कथन 2 में दे रखा है कि सुमेड पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। देखिए यहाँ पर जो सुमेर पाइपलाइन का पहला स्टेटमेंट है ये सही है कि हाँ भाई एक रणनीतिक मार्ग है और इसके माध्यम से यूरोप के कई कंट्रीज को तेल की प्राप्ति होती है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, ये गलत है क्योंकि ये स्वेज गल्फ और मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर को जोड़ता है। तो इसीलिए इसका आंसर आपका सी होगा, जो कह रहा है कि ए सही है और या पहला जो आपका कथन है वो सही है और दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 19 जिसमें कथनों पर विचार करने के लिए आया है, जिसमें पहला कथन जो विकल्प है वो दे रखा है कि लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। और कथन 2 में दे रखा है कि लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि जो पहला कह रहा है बहुत कम वर्षा, तो हाँ बहुत कम बारिश इस क्षेत्र में होती है, इसी के कारण, और यहाँ पर वेपराइजेशन भी कम होता है। इसके कारण ये होता है कि इसकी जो सैलिनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और कोई भी प्रमुख नदी इस सागर में आकर नहीं गिरती। आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं और इस आधार पर इसका आंसर होना चाहिए सी, जहाँ पर कह रहा है कि ए और 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 20 में कुछ एनवायरनमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है। देखिए जो EPA है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इसके अकॉर्डिंग जो हम इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेशन करते हैं थ्रू फॉसिल फ्यूल्स, उसे ये मानता है कि ये सल्फर के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा सोर्स है। तो वो आपके ऑप्शन डी में दिया गया है, उसके अनुसार आपका ऑप्शन ये डी करेक्ट आंसर है। देखिए प्रश्न जो 21 दे रखा है बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा है कि दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं, उसके बारे में सर आपको बताएंगे। देखिए अभी तक 4 परिसीमन आयोग 1952, 62, 72 और 2002 में अभी तक नियुक्त किए गए हैं। तो आप इसमें अपना आंसर सीधे तौर पर 4 वाला ऑप्शन आप लगा सकते हैं, जो कि आपका ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न 22
जो कि काफ़ी कॉन्सेप्ट पर पूछ लिया गया है इस बार यूपीएससी ने। वो प्रश्न है संविधान का जो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो 1992 के द्वारा, उसमें किन भाषाओं को शामिल किया गया है जो कि संविधान की 8वीं सूची में संशोधन किया गया है। जो आपके ऑप्शन में दे रखे हैं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, तो आपको इनमें से सही चुनने हैं कि किन भाषाओं को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन से जो इन ऑप्शंस में दी हुई है, इनमें से 3 भाषाएं जोड़ी गई थी जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। मैथिली 71वें संविधान संशोधन में शामिल नहीं थी, तो उसके अनुसार आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है जी। अगला प्रश्न 23 जो कि हिस्ट्री से है और मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ संस्थाओं से संबंधित है, जिसमें पहला दल दे रखा है कि भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, स्वतंत्र पार्टी, और उसके साथ उनके नेताओं को संबंधित बताया गया है, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपको दिखाई दे रहे हैं, और सी राजगोपालाचारी, जगजीवन राम और आचार्य नरेंद्र देव। तो आपको इसमें सही सुमेलित बताना। देखिए यहाँ पर आपसे मैच करा रहा है। भारतीय जनसंघ सभी जानते हैं कि श्यामा प्रसाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ही है, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी राम मनोहर लोहिया ने स्थापित की, वो नेता है इसके। और जब हम कह रहे हैं कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है, जगजीवन राम है, लेकिन स्वतंत्र पार्टी सी राजगोपालाचारी की है। तो यहाँ पर आपके 2 युग्म सुमेलित हैं, उसके अनुसार आपका बी आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न 24 और जो कि फिर सामान्य सा प्रश्न है, पॉलिटी से संबंधित है, संविधान से है, कि भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला विकल्प है कि नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9 का में दी गई हैं, और विकल्प 2 में दे रखा है कि आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं, और भाग 3 में संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं। तो आपको इनमें से सही विकल्पों का चयन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ तीनों ही आपके जो कथन दिए गए हैं वो तीनों ही सही हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 9 का जोड़ा गया जो म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। अगली बात जो कह रहा है 18वां, तो भाई जानते हैं कि 352 से 360 तक वो 18वां भाग है। 368 जो हम कह रहे हैं कि भैया संविधान के संशोधन की, वो 20वां भाग है। तीनों ही जो कथन है आपके सही हैं, और उस प्रकार आंसर आपका जो है डी रहना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न 25 है और कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, और सर इसका बड़ी तार्किकता से आपको इसका आंसर देंगे। प्रश्न इस तरीके से है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये 4 कथन जो दे रखे हैं, जिसमें अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य जो राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है, या अंतर्राज्यीय प्रवासन राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है, या फिर अंतर्राज्यीय जो संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है, और ऑप्शन डी दे रखा है कि निम्न निगम कर जो कॉरपोरेशन टैक्स है वो राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। देखिए जो पहले 3 स्टेटमेंट हैं वो ठीक है, लेकिन कॉरपोरेशन टैक्स आपका जो कॉरपोरेट्स के ऊपर टैक्स लगता है ये वो टैक्स है, और ये राज्य सूची का विषय नहीं है, ये यूनियन लिस्ट या संघ सूची का विषय है। इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर डी होना चाहिए।